अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। बानी पीटीआई नैब तरामीम की मुखालफत करते करते अब इन्हीं के तहत बनने वाले कानून से रिलीफ मांग रहे हैं। अदालत जहाँ पहुंचे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी जो टेम्परेचर है उसको भी बुलंद करने की कोशिशों में लगी हुई है। 5 बार जलसा नहीं कर पाए, लेकिन इस बार बजाय ये लग रहा है कि जलसे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी पूरा एतमाद है, जबकि हुकूमती जानिब से भी इस तरह के बयान आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बार जलसा करने की इजाज़त होगी। दोनों जानिब से किस तरह के बयान आ रहे हैं ये मुलाहिज़ा करते हैं। ये जलसा पुरअमन होगा, ये सिर्फ जलसा होगा, यहाँ से कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, यहाँ धरना नहीं होगा। इस महंगाई के खिलाफ, इस लाकानूनियत के खिलाफ, ये नाइंसाफियों के खिलाफ, हकीकी आज़ादी के लिए कल पहला कतरा इस जलसे से शुरू होगा। जलसा करें, रंगबाजी ना करें। जलसा करना है, मैदान खुला है, करके दिखाएं। जलसे के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बयान देने के बाद बार बार मुलतवी ना करें। उम्मीद है इस दफा करके दिखाएंगे और ये भी देख लेंगे कितने लोग उसमें आते हैं। लोग जानते हैं कि इस वक्त आपकी एक मजबूरी है और वो अडियाले के कैदी को एनआरओ दलवाना, लेकिन वो जलसों से नहीं होगा। ये बयान आपने सुन लिए। बानी पीटीआई की अदम मौजूदगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी और पार्टी के अंदर इख्तिलाफात। क्या इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इम्पैक्टफुल जलसा करने की पोजीशन में है? क्या ऐसा जलसा कर पाएगी जिसका इम्पैक्ट हो? इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो IMF के साथ मामला चल रहे हैं, इकॉनमी की जो सूरत हाल है, आज के प्रोग्राम में उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इन इशूज़ में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दानियल चौधरी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब और कादिर बंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी मौजूद मेहमानों का। दानियल साहब, हुकूमत क्यों नहीं चाहती कि सियासी जमातें वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में इज्तिमा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू जी फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और देखें, हुकूमत को किसी भी तरह का किसी का भी एहतजाज करने से कोई इशू नहीं है। जो हमने बिल पेश किया है, जो ख़ास तौर पे मेरा बिल था, उसकी जो स्पिरिट है वो स्पिरिट ये है कि आप इमेजिन योरसेल्फ कि आपको मैं बरतानिया भेजूं, इंग्लैंड, और मैं आपसे कहूं कि आप हिल्टन होटल में जाएं, और जब आप होटल में जाएं तो आपको होटल की मैनेजमेंट बोले कि आप 3 दिन बाहर नहीं निकल सकते, कंटेनरों से बंद कर दें, और फिर आपको एक टीम आके मिले और आपको कहे कि लंदन बहुत सेफ़ है, लंदन में आप इन्वेस्टमेंट करें। हम क्रिकेट टीम को पाकिस्तान में बुलाते हैं तो हम टिकट बेचने के लिए तो नहीं बुलवाते कि हम को 1000 टिकट बेचेंगे तो हमको पैसे ज़्यादा कमा लेंगे। हम बुलाते हैं कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज जाएगा और पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान इज़ सेफ़ फॉर इन्वेस्टमेंट। वो टीम पाकिस्तान आती है और हम आप सेरीना होटल को और इस पूरे रेड जोन को हम जेल बना देते हैं कंटेनर्स के साथ। आपके पास इस मुल्क में डिप्लोमैट्स और अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। आप उनको हर चौथे दिन आप उनको उनकी जो मूवमेंट है उसको रोक देते हैं, क्योंकि एक जत्था आ रहा है वो इस्लामाबाद के ऊपर काबिज होना चाह रहा है। लेकिन अब बात कर रहे हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से तो नहीं होता ना, वो तो जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल रही है बाजी में, वो उसकी बड़ी रीज़न है। मुझे आप बताएं कि अभी एक रिसेंटली क्या हुआ कि देयर वाज अ बिजनेसमैन जो आए पाकिस्तान आए एक किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो पाकिस्तान जब आए तो उन्होंने होटल में रहे तो रात 6 बजे, शाम 6 बजे उनको बताया गया कि आप अगले 12 घंटे से के लिए बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि जुम्मा है, सुबह एक प्रोसेशन है, तो हम आपको ये जगह सील कर रहे हैं। उन्होंने अपना टिकट कराया, वो कराची गए और वो पाकिस्तान से वापस मलेशिया चले गए, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेडी फॉर दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि जो मुल्क जहाँ जा रहा है, और हम पाकिस्तान को, हमने कहा था कि एक सोच चल सकती है। मैंने लास्ट टाइम भी अपनी डिबेट स्पीचेस में कहा कि वो कंस्ट्रक्टिव पाकिस्तान आगे बढ़ने वाला पाकिस्तान चल सकता है, या जलाओ घिराओ तफरीक वाला। हम किसी को नहीं रोकते, इनका आईनी हक है और हमारा भी आईनी हक है एहतजाज करना। लेकिन हमने क्या कहा कि आप एहतजाज एक सर्टन एरिया में कर दो। जो आपने सील करना है, अगर कभी इस्लामाबाद ज़रूरत पड़ेगी तो फिर 2 किलोमीटर्स बाहर करो। आपने अगर आपने एहतजाज करना है जो आपका आईनी हक है, तो हम आपको जगह भी देंगे, टाइम भी आप अपनी मर्ज़ी का चूज़ करें, सब चीज़ अपनी करें, लेकिन एक जगह मुख्तस करें, वहाँ आप अपना प्रोसेशन करें, आप एक एप्लीकेशन दें और उसके बाद आप चल एक तो ये बता दें कि इसका इतलाक सिर्फ सियासी जमातों पे होगा कि मजहबी जमातें भी उस पर इतलाक होगा? क्योंकि वो लोग परमिशन लेते हैं, रेड जोन जहाँ दिल करता है वो आ जाते हैं। इसका रिसेंटली हमने एग्जांपल इसका इतलाक हमारे ऊपर भी है, अपोजिशन जमातों के ऊपर भी है, हकूमती जमातों के ऊपर भी और रिलीजियस जमातों के ऊपर भी, कि देखें दिस इज़ हाई टाइम कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस बिल इज़ नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बिल। ये आपके जो मुल्क का हम इमेज बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसका फेस चेंज करेगा। और आपको एक सॉफ्ट इमेज जाएगा कि हर चौथे दिन आपका ये शहर अगर बंद ना हो तो जो लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कारोबार करते हैं, दे विल हैव
trust on it as well. कौन कौन से मुकामात ऐसे होंगे जहाँ प्रोटेस्ट करने की ज़्यादा देखिए, संजानी की एक लोकेशन चूज़ की गई है, ठीक है। वो आपको इस्लामाबाद की विसिनिटी के सबसे करीब है, वहाँ इनको अलाउ किया जाएगा और वहाँ जाके प्रोसेशंस भी करें, अपने एहतजाज भी करें, धरना भी करें, जो करना चाहते हैं करें, बट इनको एक लोकेशन दे दी गई है। वो अगर हम करना चाहेंगे, और मैं आपको बात हूँ, ये बिल कल हमारे ऊपर भी आएगा, कल हमने भी करने होंगे, हम भी जब करेंगे वो भी, ये जो माजी में होते रहे, वन टाइम है कि ऑलवेज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कोई गैदरिंग करेगी वहीं करेगी? पार्टी का ये ऑलवेज पॉलिटिकल पार्टीज का होगा और दे विल ऑल बी डूइंग द प्रोसेशंस देयर। दूसरा आपका जो सवाल था कि इतलाक जो इनके ऊपर एनओसी है, देखें जितनी मेरे से बेहतर कानूनदान हैं, मेरे से बेहतर गाइड कर सकते हैं, लेकिन जितनी मेरी समझ है कि जब बिल पास हो जाए, वोट हो जाए, उसके ऊपर उसकी प्रैक्टिकलिटीज़, इन्फोर्सेबिलिटी और चलाने का तरीका लिखा हो, तो वो उसकी इतलाक उसी दिन से होती है या उससे फॉलोइंग डे से प्रेसिडेंट की जानिब से सिग्नेचर करना साइन के बाद, प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर के बाद। तो अगर तो वो टाइमली हो गए तो मुझे लगता है उसकी इतलाक होगी, और अगर ना होए तो फिर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं वो देखेंगे कि इसको फ्यूचर में जो साहब क्यों बार बार इस्लामाबाद सील करती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ? चलने दीजिए, आराम से सिस्टम मामला चलने दें। हुकूमत शिकवा करती है, आए रोज़ आप लोग इस्लामाबाद सील करने की बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इनको जो है वो इजाज़त दी गई या जत्था कोई लेकर आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल में काश ये वो सारी चीज़ें वो भी रिमाइंड करते कि जब ये खुद आए, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, जब ये खुद आकर डी चौक में बैठे रहे, जब आके इन्होंने खुद इधर तोड़ फोड़ की, जब आके खुद इन्होंने एहतजाज किए, तो सारी चीज़ें ये खुद करते रहे। खुद को ये कहें कि ये सियासी पार्टी हैं और दूसरी पार्टी अगर ये कहे कि आपने डाका क्यों डाला, फार्म 47 के मुताबिक आपको बनाया गया, तो ये कह दें कि ये जत्थे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। नंबर 3 बात यह है कि जो आइन का आर्टिकल 17 है उसके मुताबिक चले अभी जो कानून बना है उसका इतलाक तो इन पे भी होगा, सियासी बातों पे, मजहबी बातों पे, सब पे होगा ना। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि जो आइन का आर्टिकल 17 है ये उसकी खिलाफ वर्जी है, क्योंकि आप किसी को रोक नहीं सकते, आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि ये जगह जो है इस्लामाबाद के अंदर अगर F9 पार्क है तो वो पाबंदी वाली जगह है। रेड जोन के अलावा किसी जगह के ऊपर जो है वो आप रुकावट नहीं डाल सकते। मुझे दिखा दें कि किसी आइन के अंदर लिखा हो कि इस जगह के ऊपर आप एहतजाज नहीं कर सकते। वजह सिर्फ ये है कि दुनिया भर में वैसे इस तरह के कवानीन है, यूनाइटेड नेशन का इजलास होता है, दुनिया भर से प्रोटेस्टर आते हैं, जगह वहां पे मुख्तस की हुई है, वहीं जाके एहतजाज होगा। लंदन में भी यही सूरत हाल है। हमारे यहाँ मामला में तो बेहंगम है, जिसका जहाँ दिल करता है आगे प्रोटेस्ट कर लेता है। मेरी गुजारिश सुन ले, क्योंकि इस वक्त जितनी लाकानूनियत है मुल्क के अंदर, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ जजेस के साथ हो रहा है, वीडियो कैमरे लगाए जा रहे हैं, जो कुछ आज हमारी माएँ बहनें खवातीन के साथ हो रहा है, ऐसी सारी सूरत हाल के अंदर कोई अगर आईनी तरमीम लेकर आता है या कोई इस मौके के ऊपर बिल लेकर आता है तो सिर्फ और सिर्फ ये मामला है जो आज सूरत हाल की गई उसको कंट्रोल करने के लिए। जो एक बंदा गुनाह करता है, एक चोरी करता है, उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए फिर आपको 100 चोरियां करनी पड़ती हैं। 8 को जो डाका डाला गया उसके बाद आपको सारा कुछ करना पड़ रहा है, और इसी वजह से ये सिर्फ हमें रोकने के लिए ये बिल आते रहते हैं, बिल फिर चैलेंज होते हैं, फिर बिल खत्म भी हो जाते हैं, सारा कुछ होता है सिर्फ हमें देखते हुए कि इन्होंने एहतजाज भी करने हैं, जलसे भी करने हैं, रैलियां भी निकालने हैं, क्योंकि हम आइन और कानून की बालादस्ती के लिए निकले हुए, हम तो झंडा हक का बुलंद करके निकले हुए और हमें इसे कोई नहीं रोक सकता। 3 साल क्या है, 3 साल अगर आपने एक बिल बनाया है उसके मुताबिक 3 साल वो तो वैसे ही बेलेबल है। 3 साल 10 साल 3 साल दूसरी दफा 10 साल है। 10 साल भी सबको पता है कि क्या यहाँ पर आपको पता है कि झूठे मुकदमात बनाए गए हैं, दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको पता है कि बगावत के मुकदमात बनाए गए हैं, झूठे मुकदमात 302 के यानी कि आपने बंदे को मार दिया वो बनाए गए हैं, तो वो भी आपने बनाए, तो सबको पता है। इसी वजह से वो केसेस जो हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब केसेस पाकिस्तान तरीके साहब की क़यादत पे हैं, लीडरशिप पे हैं, तो ये सजाएं हलवा लग रही है आपको, कोई मुश्किल नहीं है। आप देख रहे हैं, हम तो समझ रहे थे कि बड़ी मुश्किल है ये 3 से 5 साल, 3 से 10 साल जो सजाएं हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मौका है, सजाएं कुछ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट किया है इस पूरे मामले को, जमहूरी पार्टी है। एहतजाज का, प्रोटेस्ट का राइट से रोकना कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से देखती है? देखिए, अगर आप आइन के आर्टिकल 15 और 16 को देखें तो यकीनन हर पार्टी को जलसे, जुलूस, रैली का इख्तियार है। एहतजाज का मकसद ये तो नहीं है ना कि आप जलाओ गिराओ करो, एहतजाज का मतलब ये तो नहीं है, यकीनन मैं कहता हूँ कि, लेकिन फिर ये भी एक चीज़ है, आइन का आर्टिकल 15 और 16 जो है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, यहाँ स्पेसिफिकली इस्लामाबाद के लिए इसको मुख्तस किया है, क्योंकि यहाँ एक यूं पाकिस्तान का कैपिटल है। माजी में आपने देखा जब चाइना का सदर आ रहा था और इनका धरना चल रहा था, और अभी चाइना का प्रेसिडेंट गालबन 11 साल बाद आ रहा है। तो इसी तरह जो चौधरी साहब ने जो बात बताई है कि दुनिया भर से जो इन्वेस्टर आता है
या कोई और इस तरह डेलीगेशन आते हैं, वो ये देखते हैं कि यार मैं होटल में यरगमा लूँ, तो वो तो सोचेगा एक मरतबा नहीं 1000 मरतबा कि इस मुल्क में मैंने इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ मैं किसी वक्त भी यरगमा लूँ, और वो भी कैपिटल में, मतलब कोर शेयर की बात नहीं, कैपिटल में। तो मैं ये समझ रहा हूँ तहरीक इंसाफ को ये सारी चीज़ों को थोड़ा नजरसानी करनी चाहिए। आपकी बातों से ये लग रहा है जिस तरह वफाक में वफाकी हुकूमत ने किया है, सूबाई हुकूमतें अपने सूबों में भी इस तरह के कवानीन ला सकती हैं ताकि एहतजाज को रोका जाए। अगर पंजाब में, लाहौर में होगा, कराची में होगा, बाकी सूबों में होगा, तो सूबाई हुकूमतें भी ऐसी मामला कर सकती हैं। मैं बिल्कुल हिमायत नहीं, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मैं हिमायत नहीं करूँ। देखिए सवाल ये है, आप इस्लामाबाद के रहने वाले लोगों से पूछे, हमने वहाँ दिन गुजारे हैं, कितना मुश्किल होता है। ये वाला रास्ता बंद है सिरेना वाला, वो जाके डी चौक से वो भी बंद है। वहाँ से ठीक कह रहे हैं, दुनिया भर से जो डेलीगेशन आते हैं, जो आपके जो कौमी इलाके हैं, यहाँ दुनिया भर में जाए तो लोग व्हाइट हाउस के बाहर जाते हैं, लंदन में जाके तस्वीर बनाते हैं। हम जब भी जाएं डी चौक पर वहाँ कंटेनर लग के पूरा रास्ता जो है वो बंद किया होता है। दानियल साहब, हम तो समझ रहे थे बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन उनको ये सजाएं हलवा लग रही है, 3 साल 10 साल। वो कह रहे हैं इतने केसेस ऑलरेडी हैं तो मसला ही कोई नहीं है। देखें, ये तो फिर इनकी अपनी राय है और बिल्कुल शायद इनके लिए मसला नहीं है, लेकिन मैंने फिर कहा कि ये जो बिल है इनको भी सपोर्ट करना चाहिए, और वो इसलिए सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि ये आपके मुल्क की इस वक्त ज़रूरत है। आप ये गरीब के लिए ज़रूरत है कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी, चीज़ें बेहतर होंगी तो मुल्क आगे चलेगा। आपका जो एक सॉफ्ट इमेज जाएगा कि जो हमारी अंदर की लड़ाइयाँ हैं वो तो रहेंगी और शायद रहें, और पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी रहेंगे, लेकिन देयर सर्टन कॉजेज़ दैट आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड फॉर अस, और इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए। रिगार्डलेस ऑफ दैट, इन्होंने पहले नहीं अंडरस्टैंड किया तो शायद अभी भी ना कर सकें, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये जब पार्लियामेंट के सामने ले हुआ, इसके ऊपर तमाम मेंबरान ने वोट किया, और वोट करने के बाद इट हैज़ बीन जी एक्सेप्ट हो गया। तो अब तो फिर इसके ऊपर इतलाक होगा और विल सी हाउ द बॉल रोल्स और हाउ द थिंग्स गो फॉरवर्ड। अच्छा, अभी तक तो चलें जलसे के हवाले से मामला ठीक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल जलसा कर रही है, लेकिन कुछ है चांसेस कि कल NOC वगैरह कोई मनसूख रात के कुछ ऐसा मामला कल सुबह, क्योंकि हमने देखा कि पिछला जो जलसा था 22 अगस्त का भी, वो भी सुबह सवेरे जो है बानी PTI ने कहा कि आज जलसा नहीं करें और हुकूमत की बात मान ली। देखें, इसका जो जिस तरह आपने अभी कहा, इसका बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल होगा वो होगा सदर के सिग्नेचर्स, इतलाक, और फिर इसकी जो उसके बाद जो होगा वो लॉ इन्फोर्सिंग जो एजेंसीज़ हैं उनका क्या इसके ऊपर जो ख़ास तौर पे DCs और जो वो हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसके ऊपर क्या समझती है कि ये इसके इन्फोर्स अभी करेंगे या एक दिन बाद करेंगे या 2 दिन बाद करेंगे। तो आई थिंक इसका तो फिर बेहतर जवाब जो है वो कल या परसों, कल जिस दिन जलसा होगा या उससे एक दिन पहले बेहतर पता चल सकता है। बट एज ऑफ राइट नाउ आई थिंक इनको इजाज़त है और ये अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ठीक है, तैयारियां मुकम्मल हैं जी। 8-10 लाख लोग आ जाएंगे जलसे में इंशाल्लाह जी। आप देखेंगे कि आवाम का समंदर जो है आ रहा है, क्योंकि देखें आवाम अपने हक के लिए निकल रहे हैं। आज मुल्क के लिए वो सारी आवाम ये समझती है कि निकलना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जब आप चोर लुटेरे डाकुओं को बिठा देंगे और जिनकी अपनी सिर्फ पॉलिसियाँ ये होंगी कि वो अपने बैंक बैलेंस जायदादें बनाएं, जिनसे रसीदें मांगी जाएंगी तो वो नैब की तरमीम लेकर आ जाएंगे, तो फिर आवाम निकलेगी, महंगाई के तूफ़ान के ख़िलाफ़ निकलेगी। वो चाहेंगे कि उनका मुल्क 47 में अगर आज़ाद हुआ है तो प्रैक्टिकली आज़ाद, उनके इदारे आज़ाद हों, किसी को घर बैठे जो है वो प्रॉब्लम ना हो, ये ना हो कि उठा लिया जाएगा, अगवा कर लिया जाएगा और फिर प्रेस क्लब में बिठा दिया जाएगा। तो आवाम निकलेगी, आवाम निकलने के लिए तैयार है। कप्तान ने कॉल दी है, कप्तान ने कहा है कि आप हकीकी आज़ादी के लिए 8 को निकलें, जैसे आप 8 फरवरी को निकले थे, बाद में फिर यूनाव डाका डाला गया। तो आवाम निकलेंगे, बलूचिस्तान, सिंध, सरहद, जिस जगह जितने आप देखें AG के GB हर जगह से, पंजाब से काफ़िले आ रहे हैं और इस जलसे को भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये 2 बजे हमारा जलसा जो है वो स्टार्ट होगा और वो जब इख्तिताम होगा तो आप देखेंगे कि आवाम का जो समंदर है वो इस्लामाबाद में होगा। लेकिन इसमें हमारे लिए थोड़ा सा एक जो प्रॉब्लम बनाया गया है वो ये है कि एक रूट जो है वो सिर्फ एक दिया गया है। जैसे मैं आपको बताऊं, AWT प्लाजा है संगजानी में, जहां से तमाम काफिले पूरे पाकिस्तान से आएंगे तो वो एक टूल प्लाजे से एंटर होंगे। तो वो टूल प्लाजे से आगे जो रोड जाता है वो सिंगल रोड है, GT रोड भी बंद होगा। एक एक्सेस है जो हमें उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद की हद तक है, वो है मारगला रोड। उसके अलावा अगर कोई पंजाब से आता है, कोई KP से आता है, कोई GB से आता है तो वो सीधा रवात से मोटरवे पर चढ़ेगा और उस टूल प्लाजे से उतरेगा। इसी तरह से कोई अगर मरी से आ रहा है या GT रोड से आ रहा है तो वो भी रवात से मुड़ के ऊपर मोटरवे
हाईवे पर चढ़कर उस AWT से गुजरेगा, तो वो AWT से नीचे गुजरकर सिंगल रोड है, तो वो हमारे लिए थोड़ा मसला होगा ट्रैफिक का कि मसला होगा, आवाम जो है वो जलसागाह तक पहुंचने के लिए हमें हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये आवाम वो नहीं है कि जो हमारे लिए कहा गया कि ये बर्गर, ये आवाम निकलती है और फिर इन्हें पैदल 8-8 किलोमीटर, आपने देखा कि सवाबी में 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा, लेकिन लोग जो है वो जलसागाह पहुंचे और जलसे को कामयाब किया। ठीक है, हुकूमत फैसिलिटेट करेगी जो मसला बता रहे हैं, रोड कंजेस्टेड है, पूरे मुल्क से लोग आएंगे तो कि मामला बेहतर करेंगे। अब इजाज़त तो दी हुई है अभी तक, तो हो पाएंगी चीज़ें ठीक? देखिए रोड फेयरली रीज़नेबल है और अगर जहाँ उसको बेहतर करने की ज़रूरत होगी तो आगे बेहतर भी हो जाएंगी, लेकिन फेयरली रीज़नेबल है। और जो इनके ऊपर बहुत बड़ा टास्क वो ये है कि जिस तरह इन्होंने क्लेम किया है कि 10 से 12 लाख लोग होंगे, 10 से 12 लाख लोग जो है वो आसान है कहना मुंह से, बट इनके जो ऊपर है कि वो इतना बंदा जमा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, और क्या लोग आज भी जलाओ घिराओ, तफरीक, नफ़रत के बयानिए को लोग ओन करते हैं या नहीं करते। ये लिटमस टेस्ट होगा और इसका फ़ैसला आई थिंक 3 दिन बाद हो जाएगा। ठीक है। नहीं साहब, जिस तरह आपने देखा कि बानी PTI भी बात कर रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो मसाइल है, अली मीन गड्ढापुर के हवाले से कल उन्होंने मीडिया नुमाइंदों से बात की और कहा कि उनको सपोर्ट करें, लोग ना मसाइल पैदा करें। तो क्या लग रहा है जो इंटरनल पॉलिटिक्स है इस जलसे को इफेक्ट कर सकती है कि उस तरह से लोग ना आए? देखिए बात ऐसी है ही नहीं, इस पार्टी का सरबराह इमरान खान है। जब इमरान खान साहब खुद नहीं ना हो गए कल स्टेज पे? नहीं, खान साहब क्या सवाबी थे, वहाँ पर तस्वीर थी, तस्वीर के ऊपर कोई नहीं उस कुर्सी पर बैठा, सब ने यही महसूस किया कि खान साहब बैठे हुए हैं। ऐसी तस्वीर रख लेंगे और लोग जो हैं फिर उस तस्वीर को देखते रहेंगे और जलसा भी हो जाएगा। देखिए बात ये है ना कि लोग खान साहब से प्यार करते हैं, जब खान साहब कॉल देते हैं तो लोग तो अवाम जो है वो इमरान खान के पीछे खड़ी है, वो जो भी बात करते हैं वो उसको बिल्कुल मनोमान तस्लीम करो, उन्हें पता है कि वो बात गलत नहीं करते। और यही वजह है कि 8 को जो है लोग निकले और उन्होंने वोट दिया। जहाँ तक बात है कि इख्तलाफात की, देखें दूसरी पार्टियों के अंदर भी हैं, जब आपकी इतनी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी आपकी है और उसके अंदर इतने लोग हैं तो फिर डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर एतराज़ भी होता है, तनकीद भी होती है, आपकी ग्रुप बंदी भी हो सकती है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वो इमरान खान को नहीं फॉलो करते या उनकी अलग अलग, बेशक रूट से यहाँ से जाएंगे लेकिन उनका मेन जो फोकस है वो इमरान खान साहब भी हैं। और सेकंड बात ये जो की है कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल इनको प्रॉब्लम नहीं होगा। देखें हमें जलसा जो है आईन पाकिस्तान हक देता है, जैसे जनाब ने फरमाया, हमारे कादर मुदरखेर साहब जो हैं वो बड़े मुअज़्ज़ज़ भाई हैं, वकील हैं सीनियर, जैसे उन्होंने फरमाया कि देखें हर एक को जलसा करने की इजाज़त है। और आपने देखा कि सवाबी में कहीं पर पत्ता गमला टूटा हो, इसके बाद भी आप देख लीजिएगा यहाँ पर भी जलसा होगा, ऐसा कोई वहाँ पे तो आपकी अपनी हुकूमत है सर, तो शायद वहाँ पे मामला आपके लिए भी बेहतर होंगे। देखिए हमारा पाकिस्तान है ना, हमने पाकिस्तान को, हुकूमत की बात नहीं है कि हुकूमत है वहाँ पर, अगर वहाँ पर जो है वो एजेंसीज या कोई पुलिस के एहलकार आकर रोकेंगे, डंडे बरसाएंगे या लाठी चार्ज करेंगे, तो आगे से जो लोग हैं, कारकुनान हैं, वो अपना रास्ता बनाएंगे कि हमारा हक है जो हम हक लेने के लिए निकले हैं, क्योंकि वो जो एहलकार हैं वो डेफिनेटली उसके अंडर होंगे जो जिसके खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो फिर उनका हुक्म मानेंगे। लेकिन देखें इनको प्रॉब्लम क्या है, पहले दिन से हम कह रहे थे कि हमें जलसा करने दीजिए, 22 को नहीं करने दिए, पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया, मोटरवे बंद कर दी गई, आपने इस्लामाबाद को देखा। अब भी गिरफ्तारियां छापे जा रही हैं, अब भी कंटेनर्स मुख्तलिफ रास्तों के ऊपर पड़े हुए हैं कि मैक्सिमम लोगों को वहां तक पहुंचने से रोकना है। अगर आप समझते हैं कि हमारे पास लोग भी नहीं है, हमारे साथ अवाम भी नहीं है, तो फिर आप इजाजत दें, फिर आप जाने दें। और अगर आप इजाजत नहीं भी देंगे तो फिर भी हम तो निकलेंगे, वो हम अपने हक के लिए निकलते हैं। कादिर साहब आप सुन रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमें पुरअमन तरीके से आने दें, पुरअमन जलसा करेंगे, वापस चले जाएंगे। अगर रास्ते में रुकावट आएगी तो डेफिनेटली फिर उसका रिटेलिएशन होगी, आवाम गुस्से में आएगी। अच्छा वैसे एक बात, पंजोता साहब मेरे छोटे भाई है, हमारे पेटी भाई भी है, हमेशा तीनों आप लॉ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, दारियाल साहब भी आपके पेटी भाई हैं जी। सुन ला, आप किसी को गाली नहीं दो क्योंकि बदले में वो आपको गाली दे सकता है। अब अगर ये हमें चोर डाकू कहते हैं तो ये इमरान खान साहब को खुद गालियां पड़वा रहा है, क्योंकि जारी बात है वो हमें चोर डाकू कहेंगे, हम उनको कहेंगे कि आपका तो कायद जो है ना वो चोरी के केस में सज़ा याफ्ता बैठा हुआ है जेल में। तो ये हमेशा इस तरह गुफ्तगू करता है और बहस दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। अच्छा अब ये है कि जलसे की अभी तक इजाज़त है, मैं डिप्टी कमिश्नर को सुन रहा था मुख्तलिफ मीडिया पे, उसने रूट भी बता दिए और ये अभी से दावा करे कंटेनर रखे हुए। अब मुझे बताओ तो यहाँ स्टूडियो में बैठ के और एक कंटेनर लगे हुए, तो ज़रा आपके चैनल भी कैमरा लेके जाए, कहाँ कंटेनर लगे हुए, वो जो कंटेनर लगे हुए सारे सुनिए। अच्छा सुन मुझे पूरे सुन ले। अच्छा अब दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं 8-10 लाख हो जाएंगे, भाई अल्लाह करे 25 के 25 करोड़ जो है ना वो जलसा हो जाए, फिर क्या होगा?
आपकी जो सजाएं हैं, आपकी जो केसेस है वो ख़त्म तो नहीं होंगे। आपकी सजाएं, आपकी जो केसेस है वो आप अदालत के ज़रिए ख़त्म करेंगे। एज ए वकील आप अपेयर होंगे, दलाइल देंगे, सारे सबूत देंगे, तब जाके होगा। आपने जब उसके पहले अदम एतमाद के बाद आपने गालिबन को 58 जलसे किए पूरे पाकिस्तान में, फिर क्या हुआ? अदम एतमाद तो वापस नहीं हुआ। आज आप 25 करोड़ लोगों का 8 तारीख को जलसा करें, फिर क्या होगा? आपके मुकदमा तो अपनी जगह पे रहेंगे जब तक आप खुद जाएंगे नहीं, आप मुकदमात को पैरवी नहीं करेंगे, आप दलाइल नहीं देंगे, तब तक तो नहीं ख़त्म होगा। सवाल ये, आप ये सुनके खुदा का वास्ता इस मुल्क पे रहम कर लें। आपको पता है कि आपके 3.5 साल, चलो मैं कहूँगा आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, दूध की नहरें बह रही थी। 11 साल में पुख्तनख्वा में आपकी हुकूमत ने बड़ी दूध की नहरें बहा दी है। क्या कोई ऐसा मिसाल मिल सकता है कि मौजूदा हुकूमत चारों सूबों का कोई भी वजीर अपने वज़ीर आला के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात लगाए? कोई भी वज़ीर आला इतनी बेलगाम हो जाए कि वो सूबे का सदर भी बरतरफ कर दे, वजीर भी बरतरफ कर दे, मुशीर भी बरतरफ करे, माओन क़ज़ी भी बरतरफ कर ले, और फिर कहता है कि मेरे पास जो है ना वो अदम एतमाद के है, तो आप ले ले अदम एतमाद। आज इमरान खान साहब ने भी उसके बारे में किया, अब तो और ज़्यादा अच्छा है, दे दे कल ऐलान करे असम्बली में कि अदम एतमाद की जो है ना मैं वोट ले रहा हूँ, खड़े करते लोगों को अपने पता चल जाए। सवाल ये सारी चीज़ों से मैं समझ रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने लोगों को एंटरटेन कर लें। चले ठीक हो गया। पंजोता साहब इसका जवाब ले लेते हैं, पहले एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बेहतर पंजोता से इसका जवाब लेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पंजोता साहब, जिस तरह इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी के लोग आप पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जो हुकूमत है वो भी इल्ज़ामात लगा रही है कि KPK में कुछ मसाइल हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, बात यह है कि मैं मदोखेल साहब के बारे में पहले भी बात की, यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि जो सज़ाएँ हैं वो अदालत ने ख़त्म करनी है। पहली बात तो मैं ये कर दूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो फेस कर रहे हैं बेशक झूठे मुकदमात हैं, लेकिन हर मुकदमे में वो पेश हुए। एक दिन में 20-20, 25-25 केसेस के अंदर, बेल्स के अंदर वो पेश होते रहे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो NRO2 लेकर यहाँ से भागे नहीं है, उन्होंने डील नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि प्लेटलेट कम हो गए हैं, बीमारी हो गई है, मैं लंदन जाना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ, मुझे रिलीफ दिया जाए, मुझे बेड रेस्ट दिया जाए। नंबर 3 बात यह है कि इमरान खान साहब की सज़ाएँ जो हैं वो कोई भी इस वक्त बाकी नहीं है। खान साहब की सज़ाएँ तमाम मुअत्तल हो चुकी हैं और उन्होंने अदालतों से रजू किया है। उन्होंने NRO2 नहीं लिया, उन्होंने किसी का मिन्नत नहीं की, उन्होंने किसी ने समाजत नहीं की। आपने देखा कि नैब तरमीम हुई, नैब तरमीम के ऊपर खान साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया, खान साहब के हक में फैसला आ गया, उस दरख्वास्त कबूल हो गई। जब हुकूमत ने इंटर कोर्ट अपील फाइल की तो वो अपील जो है उनकी एक्सेप्ट होगी गवर्नमेंट की। लेकिन खान साहब बारहा कहते रहे कि अगर मैं ये दरख्वास्त वापस लेता हूँ या मेरे खिलाफ ये फैसला आता है, नो डाउट मेरे केस की हद तक फायदा हो सकता है, लेकिन मैं देखूंगा कि मुल्क के इंटरेस्ट को देखूंगा। लेकिन साथ हमने जब ये बताया कि जरदारी और बाकी सारे उनकी तमाम लोगों की फाइलें खुलूंगी, दरख्वास्त कबूल नहीं हो सकती। और वो ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सूरत डेवलप हो रही है, आप लेंगे फायदा? आपकी जो कोर कमेटी है उसने मुतालबा किया है अलकादिर ट्रस्ट हो, तोशा खान केस हो, ये खत्म किए जाए, नैब की जो हालिया मामला है उस हवाले से। देखिए बिल्कुल जी, गुज़श्ता जो समाअत थी उसके अंदर हमने सदा की अदालत से, एहतसाब अदालत से, क्योंकि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है, लिहाजा ये अब चल नहीं सकते, क्योंकि दो उसके अंदर जो अहम चीज़ें थी, एक था 50 करोड़ के से नीचे जो है वो जुरिस्डिक्शन नहीं है नैब की, और दूसरा ये था कि जो काबीना का डिसीजन होता है उसको एग्जेम्पशन हासिल है। तो दोनों केसेस, अगर अलकादर हो तो उसके अंदर काबीना वाला मामला है, और अगर दूसरा तोशा खाना हो तो उसके अंदर 50 करोड़ से नीचे वाला मामला है। तो दोनों केसेस खत्म हो गए। जहां तक बुशरा बीबी साहब है, उनकी रिहाई तो फौरन ही जो ही सुप्रीम कोर्ट में फैसला आया था दे देनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है कि इद्दत केस में बरीयत हुई तो उस वक्त भी फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। अब भी उन्हें नहीं छोड़ा जा रहा। खान साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से केसेस पेंडिंग होंगे जिनमें इस वक्त तक उनकी गिरफ्तारी है, तो वो हमने रजू किया, लेकिन दरखास्तें डिसाइड नहीं की जा रही। जहां पर सजाएं देनी हो फिर रात दिन ट्रायल चलते हैं, जहां पर आपने कोई देखना हो कि इसको रिलीफ मिल सकता है, जमानत मिल सकती है, वो लटकाई जाती है, ताकि दूसरे केस के अंदर अगर बरीयत होती है तो फिर इस केस में जमानत खारिज करके जो है उसकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। बेसिकली तो लंदन प्लान है ना, फिक्स मैच जो खेला जा रहा है वो आपके सामने है कि नवाज शरीफ को लाया जाएगा, उसे एल भी किया जाएगा, उसे इलेक्शन भी लड़ाया जाएगा, एक पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन किया जाएगा, इमरान खान को जेल में डाला जाएगा और फिर इनको मसनद के ऊपर बैठाया जाए, और वही हो रहा है। लेकिन खान साहब
अपने मौकफ से एक लम्हा भी पीछे नहीं हटे। वो कहते हैं कि मैं इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ना NRO2 मांगूंगा, ना मैं भागूंगा, मेरा जीना मरना यहीं पे है। कोई ये समझे कि वक्ती कोई जो है वो बैठा हुआ है, जनाब यजीद बैठा हुआ है, कोई भी है, कि मैं किसी के सामने झुक जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं झुकता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला के सामने। ठीक हो गया। और दुनियावी साहब, ये रिलीफ तो एक तरफ हुकूमत केसेस बना रही थी, तोशाखाना 1 फिर 2, अब ये लग रहा है कि ये जो आपकी तरमीम है, जो नैब तरमीम के हवाले से आप सुप्रीम कोर्ट गए थे, फ़ायदा होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है। देखिए, इमरान खान की जो पॉलिसी है ना, जो मेरे भाई बात कर रहे थे, उसकी 2 पॉलिसीज़ हैं, एक गिरबान और दूसरा पाँव। अच्छा, ये गिरबान पकड़ो, अगर वहाँ के मामलात ना हल हों तो फिर सीधा पाँव पे चले जाओ। आजकल वो पाँव पे आए हुए हैं और फिर साथ ही मिन्नत समाजत कर रहे हैं, यू टर्न मार के NRO दे दो। जो लोगों के AC बंद करने की बात करते थे, लोगों के कूलर उतारने की बात करते थे, पंखे उतारने की बात करते थे, आज वो NRO मांग रहे हैं। और आपको और मुझे बहुत बेहतर पता है, और सुनने वालों को भी, कि किस तरह कहाँ से NRO मांग किसे रहे हैं, हुकूमत से? वो NRO हर किसी से मांग रहे हैं। वो NRO वो कहते हैं कि भाई उनकी जो बातें हैं, उनकी जो तकरीर है, उसमें आपने कभी नहीं सुना कि अवाम के लिए, आपने कभी नहीं सोचा कि वसी तर मफाद के लिए, आपने नहीं सोचा किसी के लिए। वो मैं और मैं, उनकी जो मैं है ना, उनको आज यहाँ तक लेके आई है। उनका जो गरूर, उनका तकब्बर यहाँ तक लेके आया है, और जो उनकी हर धर्मी चीज़ों के ऊपर रही है। आज भी जो आप नैब तरमीम की बात कर रहे हैं, देखिए हम तो सबसे बड़े फैक्टरीज़ हैं। हमने अपनी 2-2, 2.5 साल, हमारी जमात का ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने जेल में ना गुजारा हो। हम तो, जो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम कहा था कि नैब इज़ एन इंस्टीट्यूशन, जो उसके जो लॉ है, इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर आर्म ट्विस्टिंग एंड पॉलिटिकल इंजीनियरिंग। वो आर्म ट्विस्टिंग, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमने सब फेस की, लेकिन इसका जो आज फ़ायदा है वो इनको है, और सबसे ज़्यादा इन्हीं को फ़ायदा है। लेकिन अब देखते हैं इनका हाई मॉरल ग्राउंड, जो इतना हाई मॉरल ग्राउंड ये लेते हैं और करते हैं कि आपने जो बात की, ये उसके ऊपर स्टेज पे स्टेज लेते रहे। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या करेंगे। इनका हाई मॉरल ग्राउंड फिर नीचे जाएगा, और ये फिर मतलब इन तरामीम से रिलीफ लेंगे, आप ये कह रहे हैं? हम नहीं, ये फिर NRO मांगेंगे, देखना। अच्छा। कि उसके तहत दें। हमने तो चीज़ें फेस की, चलाया और जेलें काटी। और जहाँ तक इस अमेंडमेंट की बात है, ये अमेंडमेंट का जो स्पिरिट है वो ये है कि आप इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, और ख़ास तौर पे जो ब्यूरोक्रेसी और जो कैबिनेट के लोग बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था उन्होंने, कि उसको आप स्पीड अप करके चीज़ों को चलाएं। आपने वॉर फुटिंग पे रहकर चीज़ों को चलाना है। तो ये आपका बेसिकली स्पिरिट था। लेकिन ये इससे पूरा फ़ायदा भी उठाएंगे, इसको तनकीद भी करेंगे। ये इनकी सियासत का पुराना तरीका है, ये इनका तरीका वारदात है, और साथ ही हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगेंगे। लेकिन एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट मेरे से बेहतर इनको पता है, और ये पॉलिटिकल सोच भी शायद बेहतर रखते हैं, कि इमरान खान और इनकी जमात को सोचना चाहिए कि मुल्क को कहाँ लेके जा रहे हैं, और अपनी सियासत को भी, अपने लोगों को, अपने सपोर्टर्स को, कि बैठकर ये चीज़ों को तय करें, इकट्ठे बैठें, आप मुज़ाकरात करें, कमेटी बनाएं हुकूमत के साथ, और चीज़ों को चलाने की कोशिश करें। देखें, आपका जो रास्ता है आपको उसी तरह ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं किसी और के पाँव पकड़ूंगा और कहीं और से NRO मांगूंगा, वो आपको नहीं। इनको रिलीफ भी पार्लियामान से मिलेगा, जिस पार्लियामान को ये कहते हैं, जिसका आइन ये फाड़ते हैं और डिप्लोमेट्स को के सामने फाड़ के फेंकते हैं, ये उसी पार्लियामान से इनको रिलीफ मिलेगा जिसको कहते हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसी पार्लियामान से मिलेगा जिसको कभी ये फॉर्म 45 और 47 कहते हैं। उसी पार्लियामान से मिलेगा जिसको ये कहते हैं इसकी आइनी हैसियत कोई नहीं, इसका कोई आइन जो बिल पास हुआ हुआ इसकी कोई वक़्त नहीं। लेकिन इनको चाहे जो मर्ज़ी कह लें, उसी पार्लियामान से इनको रिलीफ मिलेगा। एंड सैनिटी शुड प्रिवेल। ये अपनी अना को साइड पे रख के पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जलाओ घिराओ की सोच को पीछे रख कर मुल्की मफाद के लिए आप सियासी जमातों से डायलॉग करके इन चीज़ों को हल करवाएं। वो एक तरीके आगे बढ़े। नहीं साहब, आपने देखा जब NRO आया, NRO 1 आप कह लें उसको, बहुत से सियासतदान थे जिन्होंने उससे रिलीफ नहीं लिया। अभी तरामीम है, क्या बानी PTI ऐसा फैसला कर सकते हैं कि इन तरामीम के नतीजे में कोई रिलीफ मिले तो उसको ना ले? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इमरान खान साहब ने उस मौक़िफ़ से पीछे उठना होता या कहते कि मैंने रिलीफ लेना है, तो वो अपनी दरख्वास्त वापस ले लेते। वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में कह देते कि मैं अब इसको कंटेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन उन्होंने कंटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में हूँ। उन्होंने तो पहले भी सज़ा होगी 14 साल, और 14 साल सज़ा क्योंकि अब सस्पेंड हो गई है, पहली सज़ा भी उनको हो गई, अब दूसरी भी ट्रायल ये जारी है, और तीसरा भी नायब का केस शुरू किया गया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे बाहर निकालो या मुझे छोड़ो, या मैं वो केस जो है वो वापस, अपने मौके पर पहले भी कायम रहे, आज तक कायम रहे। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो नवाज शरीफ और ये छूट रहे हैं, मुझे तो इन चीज़ का है कि इन लोगों ने करप्शन किया है, अब इनसे कौन रसीदें मांगेगा, ये तो इनसे
से रसीदें जो हम मांग रहे थे वो तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खुश दिली से पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने कबूल कर लिया। ना 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 ना, हमने कहा कि हम मुल्क की जो है इंटरेस्ट की खातिर हम चाहते हैं कि ये नैब तरमीम जो है सिर्फ और सिर्फ इनको बचाने के लिए की गई, लिहाजा ये जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है हम नहीं तस्लीम करते। उस हवाले से हम कहते हैं कि हमने जो चेंज जो फौरी तौर पर बेनिफिशियरी है पाकिस्तान तरीके इंसाफ बानी पीटीआई नजर आ रहे हैं ना। नहीं, नवाज शरीफ, जरदारी और ये हैं जिनके केसेस खत्म। इमरान खान तो जेल में पड़ा है, वो तो फेस कर रहा है, वो तो नहीं पीछे हटा, वो तो नहीं भागा। कोर कमेटी ने कल मुतालबा किया है केसेस खत्म किए जाएं नैब तरमीम के बाद। देखिए जब उनके रेफरेंस वापस हो गए हैं, ठीक है, तो उस जो कानून बनाया गया है उसके मुताबिक हम ये भी ना कहें कि हमें हमारा जो है हम अपना केस भी ना लड़ें। बहती गंगा में सब हाथ धो रहे हैं, आप ही धोएंगे, हम तो अपना केस लड़ रहे हैं ना। जब आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका केस नहीं चल सकता तो हम कहें कि नहीं हमारे खिलाफ चलाएं। ठीक है मंजूर साहब, क्या लग रहा है कि नैब तरमीम आपने देखा एहतसाब का अमल पाकिस्तान में कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इसे? देखिए निज़ामी साहब, मैंने मान लिया कि वकील होता है, आप वकील नहीं हो, आपने अपना केस खुद बिगाड़ दिया। आपने अपना केस इस वजह से बिगाड़ दिया है कि जो पहले आपने सवाल किए थे पंजोता साहब से, आपने उनसे वो गलवाया। उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आती बुशरा बीबी को रिलीज़ करना चाहिए। उसने आपके सामने ये तस्लीम कर दिए कि अलकादर ट्रस्ट का केसेस जो ना दोनों काबीना और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ख़त्म होगा। और अभी जो बता रहे चौधरी साहब के उनकी कोर कमेटी ने भी मुतालबा किए, आपने दोबारा सवाल करके उससे ना करवाए। वो भाई बात ये है कि उन्होंने ये सारे ये कह दे इमरान खान साहब, पंजोता साहब ऐलान करते नहीं जी हम नहीं लेंगे, आप कर तो साबित कर दो। अब सवाल यह है कि इंतजार करें खानापुरी के लिए। हमारे यहाँ हमारे पास माजी में एक मिसाल है यूसुफ गिलानी साहब की कि एनआरओ जब आया था NRO 1 तो उन्होंने उस पर नहीं लिया था, उसके रिलीफ नहीं लिया था, केसेस अपने खत्म करवाए थे अदालतों में पेश होकर। सुन वही मैं आपको वो मैं ये कह रहा था। इसी तरह कराची में एक वसीम अख्तर थे MQM का मेयर, उसने आर्टिकल 140 के तहत सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किए कि हमें इख्तियारात दी जाए, पूरे 4 साल मेयरशिप की मजे लूटे और कह रहे हमने केस कर दिया, हमारे पास इख्तियारात। इन्होंने भी केस कर दिए लेकिन मजे लूटेंगे। दूसरी बात, NRO तो हुकूमत ने दे दी इनको, इसको NRO नहीं कहते तो क्या कहते हैं? और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी डील ये जो कहता है ना कि हम झुकेंगे नहीं, तो ये उसी रात को सुबह 12-7 बजे झुका नहीं। किसने, हुकूमत का कौन सा वफ्द गया था कि आप कैंसिल कर दे? इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे बात की और ये 8 तारीख का जलसा भी होगा क्योंकि कमिटमेंट है कि आप ये वाला कैंसिल करें और जाके 50 किलोमीटर दूर आप जलसा कर दे। उस पर वो एग्री हो गए और उस पर ये जलसा कर भी नहीं। तो इसको झुकना नहीं कहता है, इसको NRO नहीं कहता है, इसको डील नहीं कहते, तो उसको क्या नाम दूं मैं, मुझे बताते हैं। दानियाल साहब, डील है NRO 2 है ये तरामीम? देखें ये हमारे लिए तो ना डील है लेकिन इनके लिए डील भी और ढील भी है और ये बिल्कुल अभी ये गिर जाएंगे। देखना अब 2 दिन बाद के वापस हुई कि NRO मांग रहे हैं और मांगेंगे भी। और आज भी इनके कुछ लोगों का मुझे वो कहानी बन रही थी कि जाके स्पीकर साहब से बात करें। तो मुझे लगता है कि ये जो वापस NRO के लिए और वापस अपनी रिलीफ मांगने के लिए भाग जाएंगे क्योंकि इनकी तरीका वारदात यही है। मियाँ साहब की बात कर रहे थे, हमें जब उन्होंने कहा कि वो जो केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ने जब मियाँ नवाज शरीफ साहब के, हमें 5 लॉ कहता था कि 10 साल की से ज़्यादा आप पीछे अपना सबूत ना दो। हमने जब से सियासत शुरू की तो मियाँ साहब ने दिया 30 साल का दिया और एंड में उनको निकाला गया अकामे के ऊपर, ठीक है ना। उन्होंने हर चीज़ का सबूत दिया। तो ये जो है ये बातों की जमात है, ये जो इनका जो बातें हैं वो अलग हैं और इनका प्रैक्टिकल चीज़ें अलग हैं। ये हमेशा हर चीज़ से इन्होंने फ़ायदा उठाया, हर 2 नंबर चीज़ में इन्वॉल्व रहे और फिर एंड में उसी की तनकीद भी की। ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हर चीज़ में तो डे 1 से इन्वॉल्व रहे हैं, ये क्रिकेट के टाइम से रहे हैं। तो आई थिंक कि दिस इज़ हाई टाइम दे शुड कम फॉरवर्ड और मांगे रिलीफ और ले। ये NRO 2 वो कह रहे हैं जी, NRO 2 है ये, हुकूमत कह रही है, दोनों जमातें मिलके कह रही हैं। किस चीज़ का? ये नैब तरामीम बेनिफिट मिल रहा है आपको? देखिए बात ये है ना कि अगर हम ये कहें कि जनाब हम ये जो तरामीम की गई थी ये गलत थी और हम केस भी फाइल कर रहे हैं और हम उसकी मुखालफत भी कर रहे हैं, हमें हालांकि नुकसान भी होना और हम अपनी दरख्वास्त पर कायम भी हों और हम केस भी लड़ें और केस अगर वो दरख्वास्त हमारी खारिज हो जाए तो ये कह दिया जाए कि ये NRO 2 लेना चाहते हैं। भाई NRO 2 तो आपने लिया है, NRO 2 तो आपने लेकर अपने तमाम केसेस ख़त्म करवाए। और जहाँ तक नवाज शरीफ और ख्वाजा साहब की बात है, ये भाई मेरे उठ गए हैं। नवाज शरीफ और ख्वाजा साहब और ये बाकी जो जितने हैं, ये बेसिकली जो है ना अब इनको बाहर जाने नहीं दिया जा रहा क्योंकि ये खुद भागना चाहते थे किसी न किसी तरीके से। तो इनके जो है वो वीज़े नहीं लगा रहे,
इनको नहीं दे रहे कि आप बाहर जाएं, इनके ऊपर पाबंदी लगी है। उसकी वजह ये है क्योंकि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि अब आप नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि इनका दिल होगा अगर जैसे वो पहले करते हैं, तो लिहाजा इनको अपनी जानों के लाले पड़े हुए हैं। ये जानों के जो इनको लाले पड़े हुए हैं, उसके तहत जो है ये इनको समझ आ गई है कि अब हमारा नंबर आगे लगने वाला है, तो लिहाजा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट इनको बिल्कुल कोई डील नहीं दे रही। और ये नवाज शरीफ साहब अब खुद मिन्नतें तरलों के ऊपर आए हुए हैं। ये मैं आपको अच्छा, ये आपको लग रहा है मिन्नतों तरलों पे आ गए हैं? बिल्कुल, ये वो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें। हाँ। ठीक है, हमें मैसेज भी भिजवाया गया है, लेकिन हम जो है आइन के साथ खड़े हैं, कानून के साथ, किसी चोर के साथ नहीं बैठेंगे, किसी डाकू के साथ नहीं बैठेंगे। मैसेज भी भिजवाया गया है क्योंकि उन्हें समझ आ गई जब उनका वो बाहर वाला ऑप्शन जो है वो नहीं था लग रहा, तो उन्होंने कहा कि फिर हम जो है ना कम से कम आपस में होकर और फिर उनका जो है सामना करें। लेकिन हमने कहा कि हम किसी चोर डाकू के साथ नहीं। चले, आप कहने कोई बात नहीं करेंगे। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ होंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब, आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं अवामी पाकिस्तान पार्टी के। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा, आप खुद भी नैब केसेस का सामना करते रहे हैं, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी केसेस का सामना करते रहे, तवील अरसे तक जेल में भी रहे हैं। हालिया जो नैब तरामीम है, इस पर आप क्या राय देंगे, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि नैब होनी नहीं चाहिए। नैब का कोई फ़ायदा नहीं हुआ अब तक। नैब के होने के बावजूद मुल्क में करप्शन तो बढ़ रही है, और जो पाकिस्तान भर को करप्शन नज़र आती है वो नैब को नज़र नहीं आती, और जो नैब को नज़र आती है वो एक्चुअल रियलिटी नहीं होती। मैं और शाहिद अब्बासी साहब जेल में बड़े अरसे तक नैब के रहे। शाहिद अब्बासी साहब तो 7 महीने रहे, मैं 5 महीने रहा, जबकि कोई केस नहीं था, और उसके बाद खुद ही केस ख़त्म हुआ। तो नैब का मकसद जो है वो तो सिर्फ सियासी वफादारियाँ चेंज करने के लिए बनी थी, मुशर्रफ साहब ने बनाई थी, उसको हमेशा इस तरह इस्तेमाल किया गया है। तो ये नैब के कवानीन जो तरामीम थी, मेरे ख्याल से ये बेहतरी की तरफ थे, लेकिन सच्ची नैब का कोई वजूद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि नैब का अदारा इसको ख़त्म कर देना चाहिए? जी बिल्कुल। आप इनकम टैक्स के ज़रिए और दूसरे जो हमारे पास इदारे हैं उसके ज़रिए करप्शन को पकड़ सकते हैं। सबसे आसान तो ये है कि आप लेजिस्लेटर्स जो हैं, जो आपके MNAs MP हज़रात हैं, उनको सिर्फ इतना कहिए कि भाई आप बिजली का बिल जिस घर में रहते हो उसका कितना है, गैस का बिल कितना है, आपके अखराजात कितने हैं, और आपकी आमदन जो आप डिक्लेयर करते हैं वो कितनी है। वो काफ़ी होता है लोगों के पकड़ने के लिए। ये सारे जतन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इसलिए किया जाता है कि सियासी वफादारियाँ चेंज करनी है, इसका वरना कोई और मकसद नहीं है नैब का। चलिए, नैब जैसे इदारे की ज़रूरत नहीं है। आपने जेल काटी, खाकान अब्बासी साहब ने जेल काट ली, आपने जिस तरह भी बताया भी। अब बानी PTI इन तरामीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन अब जो कानून बन गया है खुद उसे रिलीफ मांग रहे हैं अदालतों से। जी, वो बिल्कुल रिलीफ मांग रहे हैं। पहले अब वही खुद ही लेके गए थे कि नैब के कवानीन के ख़िलाफ़ मुकदमा, और अब उसी पर रिलीफ मांग रहे हैं। अब क्या कह सकते हैं? देखिए, कल ये भी खबर आई थी कि वो कह रहे थे कि नैब वालों को पकड़ूंगा कि मेरे ख़िलाफ़ क्यों मुकदमा बनाया, मेरी बेगम के ख़िलाफ़ क्यों मुकदमा बनाया। लेकिन ये बात मैं आपको यकीन से बता सकता हूँ कि एक मीटिंग में इमरान खान साहब को बताया गया था, उनके अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, फवाद चौधरी साहब मौजूद थे, और वज़रा मौजूद थे, कि एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ कोई केस नहीं है, इनको छोड़ देना चाहिए। तो खान साहब कहते हैं मेरी सियासत ख़त्म हो जाएगी, कि जो मेरी एक सियासत है। तो जब वो ख़ुद अपने सियासी मफाद के लिए जब अपने हरीफों को बंद कर सकते थे, तो फिर आज उनको शायद थोड़ा सा कम वो करना चाहिए। इसका ये मकसद नहीं है खुदा न खास्ता कि अगर उन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं तो इनके साथ या इनके कारकुनान के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये सिलसिला आपको ख़त्म करना चाहिए। मगर तारीख़ पे ये याद रखना चाहिए कि खान साहब के पास जब पावर था तो उन्होंने भी अपने मुखालफिन के ऊपर जुल्म किया था, और आज खान साहब के कारकुनान के ऊपर जो अगर जुल्म हो रहा है तो ये बिल्कुल इसको यहीं पे ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। ठीक हो गया। अब पॉलिटिकली हम देख रहे हैं बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, मेल मुलाकातें हो रही हैं। आपने भी सियासी जमात बनाई है, लेकिन सियासी जमात बनाने के बाद चुप करके बैठ गए हैं। आपसे भी किसी ने रब्ता किया हुकूमत ने या अपोजिशन ने
कि कोई मामला आपसे कोई बातचीत हुई, कोई मुल्क को कैसे चलाना है हुकूमत ने ये पूछते हुए कोई तजावीज़ ही दे दे? आपके साथ का साथी भी रहे हैं। नहीं, बिल्कुल चुप होकर नहीं बैठे। हमने अभी कुछ अरसे पहले बिजली के ऊपर प्लेटफॉर्म प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं। हमने कराची में बिजली के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा भी किया था, बिजली के बिलों के ख़िलाफ़, लेकिन और हमें दीगर जगहों पे भी बात आई है। लेकिन सच्ची बात है कि हमने इस किस्म का धरना नहीं दिया था, या हमने ये नहीं कहा कि IPPs करो। हमने एक बड़ी समझदारी की वो दी थी कि आप टैक्सेस कम कर दीजिए, और जो टैक्स कम हो जाते हैं बिजली के बिलों से उतने अखराजात कम कर दीजिए। हुकूमत ने वो बात हमारी नहीं मानी। बहरहाल वो हुकूमत की मर्ज़ी है, लेकिन एक बिजली के बिल से बड़ा आसानी हो जाती लोगों को। हम इसी तरह चंद दिनों के अंदर इंशाल्लाह एक आगे के रास्ता, जो आपने जिसकी बात की अभी कि आगे का रास्ता जो है, उसके ऊपर शायद अब्बासी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम अपना इसके दरमियान हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, जिसको हम विजन कहते हैं, हमने निकाला है, अपने रहनुमा उसूल निकाले हैं पार्टी के। तो हम काम कर रहे हैं, मगर थोड़ी सी मुनफरद सियासत है हमारी, और इंशाअल्लाह ताला एक नई सियासत है जिसको हम पूरे मुल्क में लेकर जा रहे हैं। मतलब जो अभी हालिया पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके साथ मैच नहीं करती, मतलब आपकी जो सियासत है, जो सियासी पार्टी जो आपने बनाई है, इसलिए कोई उनके साथ रब्ता नहीं किया अभी तक आपने, या उन्होंने कोई रब्ता किया तो आपने रिस्पॉन्स नहीं किया? नहीं, देखिए राब्ते में हैं। शायद अब्बासी साहब, मैं मुल्क में नहीं था 2-3 हफ्ते, शायद अब्बासी साहब की दीगर सियासी रहनुमाओं से बातचीत होती है। हर सियासी पार्टी से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, अगर वो आइन और कानून की और जमहूरियत की उसके अंदर हो, इन जमहूरियत की रिवायत के अंदर हो और आइन के अंदर हो, तो हम हर सियासी पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं। हम किसी को अछूत नहीं समझते, हम किसी को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं समझते, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सबको बैठने की ज़रूरत है, चाहे वो सियासी लीडरान हों, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो दीगर स्टेक होल्डर्स हों, जुडिशल स्टेक होल्डर्स हों, उन सबको बैठ के पाकिस्तान इस वक्त जिस जमूद में फंसा हुआ है, पाकिस्तान दुनिया में पीछे जाता जा रहा है, दूसरे ममालिक आगे बढ़ रहे हैं, तो पाकिस्तान को इस जमूद से निकालने के लिए सबको मिलकर बैठना पड़ेगा। हम तो उसमें पेशरफ्त हैं, और हम तो वो प्रपोजल दे चुके हैं, और मज़ीद इसको कॉन्क्रीट प्रपोजल देंगे इंशाल्लाह अगले हफ्ते शायद अब्बासी साहब। अभी आपने IPPs का मामला जिस तरह आपने बात की, IPPs की जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं, आप खुद भी सनदकार हैं, जो टेक एंड पे हुकूमत मॉडल अपनाना चाहती है, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि आपने जो तजावीज़ दी कि टैक्सेस ख़त्म कर दिए जाएँ, उस पर तो हुकूमत नहीं मानी। जो टेक एंड पे का मॉडल हुकूमत लेके आना चाह रही है, तो मालकान से बात होकर ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, याद रखिए कि आधे कम से कम जो हुकूमत पेमेंट करती है वो अपने आप को करती है, हुकूमत की IPPs को करती है, जो कि न्यूक्लियर प्लांट्स हैं 4,500 मेगावाट और समथिंग लाइक दैट, और कोल के प्लांट्स हैं तकरीबन 3904,000 मेगावाट। तो उसमें से हुकूमत अपने आप को कर रही है, तो हुकूमत क्या ख़ुद क्यों नहीं कर लेती है? तो चक्कर ये है कि हुकूमत इसलिए नहीं कर सकती कि वो बैंकों से, इंटरनेशनल बैंकों से लोन है। तो आप IPPs के किए हुए मुआहदे ख़त्म करेंगे तो आप डिफ़ॉल्ट में हो जाएंगे, वो नहीं हो सकता। लेकिन आप IPPs से अगर कंसेशन ले सकते हैं तो उसमें ले लीजिए। ये जो इनकी ख्याल है कि टेक और पे को हम चेंज कर लेंगे, ये मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं होगा। ठीक है, आपके मुताबिक असल मसला है क्या बिजली को लेकर? हुकूमत भी डिफरेंट तरह के बयानात आते हैं, किसी और तरीके से इस पूरे मामले को हुकूमत देखती है, जब आप जैसे एक्सपर्ट बात करते हैं किसी और तरीके से देखते हैं। असल मसला है क्या, कैसे इसको मतलब ठीक कर सकते हैं? देखिए, इसका सच्ची बात यह है कि फिल फॉर इसको जो ठीक करने का एक ही तरीका है कि उसके ऊपर जो 24% आप टैक्स लगाते हैं, कम से कम वो कर दें तो 20-22% बिल कम हो जाएंगे, जो कि एक बहुत सब्सटेंशियल फ़र्क पड़ जाएगा लोगों को। तो ये तो सबसे आसान तरीका है, और ये वाहिद तरीका है फिल फॉर करने का। बाकी मसला ये है कि आपने कुछ ज़्यादा पावर लगा दिया है जितना आप अफोर्ड करते हैं उससे, तो आपके पास सर्दियों के अंदर जो है आपका 2/3 पावर बंद रहता है। 20,000 मेगावाट आप बंद रखते हैं, लेकिन क्योंकि आपने लगाए हुए हैं तो ज़ाहिर है आपको उसके फिक्स्ड कॉस्ट देने पड़ते हैं। उसके अलावा आपने बिडिंग करे बगैर लगाएं तो थोड़े से महंगे लगे हुए हैं। इस तरह आपने कुछ गलत जगहों पे लगा दिए हैं, कुछ गलत टेक्नोलॉजी से लगा दिए हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे मसले हैं। उसके बाद आप बहुत लंबी सब्सिडी देते हैं पावर के अंदर गरीब लोगों को, तो उसकी वो भी पैसे जो है हुकूमत अपने पास से नहीं देती, दूसरे सारिफ से लेके देती है। जो ज़्यादा पावर ख़रीदने वाला सारिफ है उसको कम पावर ख़रीदने वाले सारिफ को बहुत सब्सिडी देनी पड़ती है। उसके बाद आपके 24% लाइन लॉसेस हैं,
20% लाइन लॉसेस हैं, TND लॉसेस हैं, उसके बाद आप 10% बिल कलेक्ट नहीं करते उन लोगों को जिनको आप बिजली दे रहे हैं। तो बहुत सारे छोटे छोटे मसाइल हैं और कुछ मसलों का हल तो यही है कि आप इसकी निचकारी कर दें ताकि एफिशिएंसी आ जाए। तकसीम कार कंपनियों की बात कर रहे हैं, हुकूमत की डायरेक्शन नजर आ रही है, हुकूमत भी इसी जाने बढ़ रही है, मतलब डायरेक्शन ठीक लग रही है आपको? हुकूमत जो है वो मेरे ख्याल से इनकी डायरेक्शन हो सकता है ठीक हो, लेकिन कोई पेशरफ नहीं कर रही। अभी तक PIA का भी काम नहीं किया, कोई मुझे अभी तक नज़र नहीं आया कि हुकूमत जो है वो निचकारी करेगी। और मुझे ये लगता है कि इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब का ऐसा माइंड सेट नहीं है। मैं नवाज़ शरीफ का था कि वो निचकारी की तरफ जाते थे, शहबाज शरीफ साहब का ऐसा कोई माइंड सेट नहीं है कि वो निचकारी कर सकें। और ये हुकूमत कितनी वीक है, वो अपने साय से भी डरती है। कोई भी रिफॉर्म का काम नहीं किया, पहला इन्होंने बजट भी ज़ाया कर दिया, कोई रिफॉर्म का काम नहीं किया, वही बुरा सा बजट दिया जिसके अंदर टैक्स पे टैक्स लगाया, हुकूमत के अखराजात बढ़ाए। लेकिन मियां साहब देखें ना, सुपरविजन तो कर रहे हैं पंजाब के मामला पे। हमें नजर आता है कि बिजली में रिलीफ देना हो तो CM के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं। क्या वफाकी सतह पर कोई एडवाइस नहीं कर रहे? आपको क्या लग रहा है कि जो छोटे मियाँ हैं वो अकेले सारा मामला चला रहे हैं, नहीं ले रहे उनकी एडवाइस बड़े मियाँ साहब की? सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त ये हुकूमत जो है ये ज़रा भी सीरियस है रिफॉर्म्स की तरफ। मुझे नहीं लगता, सच्ची बात है। मैं कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें तो बड़ी कर लेती है लेकिन ये सीरियस नहीं है कोई रिफॉर्म्स की तरफ। और जो मैंने सुना है कि पंजाब का भी जो स्कीम थी उसको भी शायद मना कर दिया। आई डोंट नो वाई, IMF से पहले इन्होंने बात क्यों नहीं करी इसकी। ये एक दिन लगता है IMF से बात करने में, वो कर लेते। तो मुझे नहीं लगता कि सीरियस है रिफॉर्म्स की तरफ। और अगर होते तो ये NFC अवार्ड की कमेटी बना लेते, कमीशन बना लेते बजट से पहले। ये बजट के अंदर कुछ अखराजात कम करने की तरफ जाते, कुछ मिनिस्ट्रीज़ बंद करने की तरफ जाते। जब हुकूमत कमेटियाँ बनाती है ना, इसका ये मतलब है कि कुछ नहीं करना है। मतलब कि IMF ने सितंबर का जो एजेंडा है उसमें पाकिस्तान का जो प्लान है वो शामिल नहीं है, तो यही वजूहत लग रही हैं IMF की जानिब से कि हुकूमत ने जो सब्सिडी दी पहले IMF को आगाह नहीं किया, उसी की वजह से सारा मामला हो रहा है। नहीं, IMF की जो सितंबर की बोर्ड मीटिंग में नहीं है, वो सिर्फ वजह यह है कि आपके पास जो बैरूनी आपको पैसे वापस करने हैं वो पैसों का पूरा इंतज़ाम नहीं हुआ बकौल IMF के। IMF चाहता है कि आप जो है वो एक 2 बिलियन का मज़ीद लोन ले लें, और जो सऊदी अरब, UAE और चीन से आपने डिपॉजिट्स ले रखे हैं उन डिपॉजिट्स के वो गारंटी कर दें कि हम 2-3 साल तक आपसे वापस नहीं लेंगे। वो चीज़ों का इंतज़ाम या बंदोबस्त नहीं हुआ, इसकी वजह से मेरे ख्याल से ये बोर्ड मीटिंग डिले हुई है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें निकली हैं इसकी वजह से डिले नहीं हुई। और ये डिले मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर आप बिजली पर सिंसियर हैं और अगर आपको रेट कम करने हैं और अगर आप दूसरी तरफ से अखराजात कम करने को तैयार हैं और साबित कर सकते हैं तो IMF इसका मना नहीं करेगी। ये रोल ओवर की बात कर रहे हैं, जो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान को पहले कर्ज देते रहे हैं, माजी में भी रोल ओवर होता रहा पूरा मामला, इस बार क्यों नहीं हो रहा? क्या दोस्त ममालिक उस तरह से ताउन नहीं कर रहे कि बस बहुत हो गया उनकी जानिब से, उन्होंने हाथ उठा लिए हैं कि इनफ इज इनफ? देखिए, मेरे ख्याल से रोल ओवर भी हो जाएंगे। जो असल मसला है रोल ओवर वक्त पे आ जाएंगे तो हो ही जाते हैं रोल ओवर। मेरे ख्याल से असल जो मसला है वो IMF कह रहा है कि $2 बिलियन का नया लोन का इंतज़ाम करो। पहले IMF की ये ख्वाहिश थी कि आप चीन को 2 बिलियन, आप चीन को जो पेमेंट्स कर रहे हैं बिजली के तहत वो ना करें और चीन से कहें कि आप अपनी पेमेंट्स एक्सटेंड कर दें। जब हम वो नहीं कर पाए, जब चीन को वो बात पे हम राज़ी नहीं कर पाए, हमने शायद कोशिश भी नहीं करी ठीक तरीके से, तो अब IMF कह रहा है कि 2 बिलियन जो है वो आप किसी और सोर्स से ले लें। हम जब वज़ीर आज़म चीन गए थे तो इन्होंने एक नादिर मौका जो है वो ज़ाया किया। वो बातें करते रहे कि नई ट्रेन बनानी है उसके लिए हमको 6 बिलियन दे दो, हमको नया रोड बनाना है उसके लिए 2 बिलियन दे दो। ये बातें ना करते और अगर ये सिर्फ कहते कि हमको ये जो पावर प्लांट के पैसे देने ये 5 साल की जगह 10 साल में ले लो, तो शायद उस पर कोई मुस्बत पेशरफ्त हो जाती। अगर वो हो जाती तो ये IMF बड़ा ज़्यादा आसानी से हो जाता। अच्छा, पंजाब में जो बिजली के हवाले से सब्सिडी दी गई थी, ये उसी तरह नहीं लगता है जिस बानी PTI जब प्राइम मिनिस्टर थे हुकूमत के आखिरी चंद माह में उन्होंने पेट्रोल का एक प्राइस जो था उसको फिक्स कर दिया था। अभी मियाँ साहब ने भी, बड़े मियाँ साहब CM के साथ बैठ कर जो रिलीफ दिया, ये मतलब फिजिकल था नहीं, वायबल था नहीं, लेकिन उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया। नहीं, मुझे नहीं ख्याल है कि ये वायबल नहीं था। ये मैं लेकिन रिसर्च के पहले IMF से गुफ्तगू तो करनी चाहिए थी। ये इतना बड़ा अगर आप कदम उठा रहे हैं, आधे पाकिस्तान से ज़्यादा पंजाब बिजली कंज्यूम करता है, इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं आप,
तो पहले IMF से तो बात करनी चाहिए थी। तो बचपने वाली बात है कि आप IMF से बात करें बगैर आप ऐसे अनाउंस कर देते मतलब आइंदा हुकूमत जो भी कोई इकदाम उठाएगी पहले IMF को आगाह करेगी, उनको लूप पे लेगी, उसके बाद जाके इस तरह का कोई मामला करेगी। जो देखें, सच्ची बात ये भाई कि अगर आप इतने मकरूज हैं और अगर आपको दुनिया से कोई पैसे नहीं दे रहा और IMF आपका लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, तो अनफॉर्चुनेटली एक कुछ पॉलिसीज़ के बारे में IMF से बात करना ज़रूरी हो गया। चलें, लेकिन हम देख रहे हैं दूसरी जानिब जो लोग ये पूरे मामला देख रहे थे, कफायत शारी जो मामला था उसको देख रहे, कैसर बंगाली साहब वो रिजाइन कर गए। लेकिन लास्ट में सब एक बता दें मुझे कि महंगाई की जो शरह है मुसलसल चौथे हफ्ते नीचे आ रही है। इन इंडिकेटर्स को आप कैसे देख रहे हैं कि आवाम को रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, चीज़ें जो रिलीफ है आवाम तक पास ऑन हो रहा है? बिल्कुल, देखें ये दिसंबर 2021 के बाद आज पेट्रोल जो है वो सस्ती तरीन रेट पे आया है $71 पे, क्योंकि शरह जो आपकी अफरात ज़र कम हुई है, तो आप जो है साथ साथ जो है वो शरह सूद भी कम करें। और स्टेट बैंक अगर शरह सूद कम नहीं करेगा और पीर के दिन इनकी मीटिंग है तो मुल्क के साथ ज़्यादती करेगा, तो मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 3 से 4% जो है वो शरह सूद कम होगा, उससे बेहतरी आएगी मुल्क के अंदर। उससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये जो बहुत इस वक्त ज़्यादा बेरोज़गारी फैली हुई है उसमें कुछ कमी आएगी और जो मायूसी फैली हुई है उसमें कुछ कमी आएगी। हम 2-3 साल से बड़ा सफ़र कर रहे हैं, हमारी मईशत 3-4 साल से बहुत सफ़र कर रही है और ये पहली मरतबा अल्लाह ने चाहा तो ये मौका मिलेगा कि मईशत जो है वो कुछ बेहतरी की तरफ जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। मिफ्ताह इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद थे और अच्छी खबरें हैं कि अफरात ज़र जो है उसकी शरह भी कम हो रही है, शरह सूद में कमी की वजह से जो रोज़गार है उसके मौके भी पैदा होंगे। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।